मुझे जिस काम से मना किया गया था मैं वही कर रही थी। मेरे कदम उस कमरे की तरफ जा रहे थे, पर दिल में डर नहीं था। वो चीज थी जो डर से भी ज्यादा खतरनाक होती है, जिसको शक कहते हैं। उस हवेली से मैं अच्छी तरह वाकिफ थी। उसके एक एक कमरे से जान पहचान थी। मुझे यकीन था कि कुछ नहीं होगा, पर जो नहीं सोचा होता वही होता है। क्योंकि जैसे ही मैंने कमरे में कदम रखा, मेरी जुबान से उस इंसान का नाम निकला जिसने मुझे उस कमरे में आने से मना किया था। और आज समझ आई कि क्यों मना किया था, पर अब देर हो गई थी। मेरा नाम सोनाली है। मैं अपने खानदान की सबसे खूबसूरत लड़की थी। जब मैं इस दुनिया में आई, मेरी माँ इस दुनिया से चली गई। मेरे बाबा मेरी माँ से बहुत मोहब्बत करते थे। उनके लिए सारे खानदान से बगावत की थी। उन्हें किसी राजकुमारी की तरह रखा हुआ था। उनके बिना जीने के बारे में वो सोच भी नहीं सकते थे, पर उनकी मृत्यु पर एक आंसू भी नहीं बहाया। चुपचाप सब्र की तस्वीर बनकर खड़े रहे थे। ये सब मुझे मेरी दादी ने बताया था। उन्होंने ही मुझे पाला था। मैं बहुत बीमार भी रहती थी, पर वो एक दिन भी मुझसे तंग नहीं हुई और हमेशा मेरा ख्याल रखा। बाबा मुझसे दूर दूर रहते थे। शायद मुझे मेरी माँ की मौत की वजह समझते थे। ऐसा नहीं था कि उनको मुझसे नफरत थी, पर प्यार भी नहीं था। उनके पास मेरे लिए कभी वक्त नहीं होता था। मैं भी हॉस्टल में रही और अब पढ़ाई पूरी होने के बाद आई थी। अब मेरी उम्र 21 साल थी। मैं बहुत छोटी थी जब यहाँ से गई थी। मेरे आने की खुशी सिर्फ दादी को थी। बाबा आज भी बिजी थे अपने कामों में, अपनी दुनिया में। उन्होंने कभी दूसरी शादी भी नहीं की थी। मेरी दादी में भी अब वो पहले वाली बात नहीं थी। वो बूढ़ी हो गई थी। मैं वापस आकर बहुत खुश थी और जल्द से जल्द दादी को ये बताना चाहती थी कि मुझे किसी से मोहब्बत है और वो भी मुझसे मोहब्बत करता है। उसका नाम सुनील है। वो मुझे मेरे कॉलेज में मिला था। हम दोनों एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते थे। वो मेरे पीछे पागल था, मेरी याद में दीवाना हो चुका था और इतना बेसब्रा था कि मेरे गांव आने की जिद करता रहता था, पर मैं उसे मना करती थी। वैसे मुझे भी उससे बहुत मोहब्बत थी। यहाँ सब कुछ ठीक था, पर मैंने एक अजीब बात नोट की जिसकी मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि जब से मैं यहाँ आई थी दादी के कमरे में ही सो रही थी। ये उनकी जिद थी कि जैसे मैं बचपन में उनके साथ सोया करती थी, ऐसे ही अब भी उनके साथ रहूं। मैंने भी हाँ कह दी। भला मुझे क्या मसला होता, मैं तो खुद उनसे बहुत मोहब्बत करती थी और इतने साल उनसे दूर रहने के बाद वापस जो आई थी, मैंने उनको बहुत याद किया था। मैंने देखा कि दादी ने मेरे लिए दूध का गिलास बनाया था, जो वो हमेशा अपने हाथों से बनाया करती थी। वो दूध को थोड़ा गर्म करती और उसके अंदर इलायची और सौंफ मिला दिया करती थी। यह उनका खास फार्मूला था। वो हमेशा से मुझे ये दूध पिलाया करती थी और मुझे उसके बिना नींद नहीं आती थी, लेकिन इतने सालों से मैं इसके बिना ही सोती थी। अब मैं वापस आई तो उनका कहना था कि मैं तेरे लिए यही वाला दूध रोज बनाया करूंगी। यहाँ तक तो बात ठीक थी, लेकिन एक दिन मैंने उनको दूध के गिलास में कोई चीज मिलाते हुए देखा। मुझे साफ पता चल गया कि वो ना तो सौंफ थी और ना ही इलायची थी, लेकिन उन्होंने इस तरह से मिलाया था कि जैसे मैंने देखा ही नहीं। वो बूढ़ी हो गई थी। उनको पता नहीं था कि आजकल के नौजवानों की नजरें बड़ी तेज है। वो ये समझ रही थी कि मुझे पता ही नहीं चलेगा, लेकिन मुझे पता चल गया था। मैंने उनसे पूछा कि ये क्या डाला है इस दूध में, तो वो कहने लगी कि और क्या डालूंगी, इलायची डाली है, सौंफ डाली है और बहुत सारी मोहब्बत डाली है अपनी प्यारी बेटी के लिए। मैं हैरान थी कि वो मुझसे झूठ क्यों बोल रही थी और कितनी सफाई से झूठ बोल रही थी। मैंने 2 पल उनको देखा तो उन्होंने मुझसे नजरें नहीं मिलाई, क्योंकि जाहिर है कि उनके दिल में चोर था। मुझे अपनी दादी पर भरोसा था। वो मेरे साथ कुछ ऐसा नहीं कर सकती थी जिससे मुझे नुकसान हो, लेकिन वो मुझसे झूठ क्यों बोल रही थी। खैर, मैंने दूध का गिलास पी लिया और मुझे नहीं लगता था कि मेरे साथ कुछ अजीब हुआ था। बस मुझे नींद अच्छी आई थी, लेकिन मुझे ऐसी नींद आई थी कि मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कब सोई और कब जागी। रोज मेरे लिए दूध बनाया करती थी और रोज उसके अंदर कोई चीज मिला दिया करती थी। उन्होंने मेरे लिए बहुत कुर्बानियां दी थी। मैं उन पर कभी भी शक नहीं कर सकती थी, लेकिन जो वो कह रही थी वो बात मुझसे छुपा रही थी, और हमेशा वही बात छुपाई जाती है जो गलत होती है, बताने के काबिल नहीं होती। लेकिन मेरी दादी मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही थी। मेरे बाबा हमेशा से ही बिजी रहते थे। अगर मैं उनसे कोई बात करने की कोशिश करती तो वो कहते कि मेरा कोई जरूरी काम है। वो कभी भी मुझसे सीधे मुंह बात नहीं करते थे। वो बिजी होने का बहाना बनाकर वहां से चले जाते थे। साफ जाहिर होता था कि उनको मेरी बातों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। ये बात वक्त की नहीं थी, बात दिलचस्पी की थी। जिसके साथ आप बात करना चाहते हैं उसके लिए वक्त निकाल ही लेते हैं। मैं उनकी इकलौती बेटी थी। उनको मुझसे फिर भी कोई मोहब्बत नहीं थी। दादी ने मुझे बताया था कि जब तुम अपनी माँ के पेट में थी तो उसको डॉक्टर ने कहा था
कि इस बच्चे को पैदा नहीं करो, नहीं तो तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। पर उसने कहा कि वो अपने बच्चे की जान नहीं ले सकती, उसको जरूर पैदा करेगी। और यही वजह थी कि आखिरी वक्त में उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। तुम्हारे बाबा ने भी उसको कहा कि तुम अपनी सेहत के बारे में सोचो, बच्चे फिर पैदा हो जाएंगे। लेकिन तुम्हारी माँ का कहना था कि मैं अपने बच्चे को जानबूझकर खत्म नहीं करूंगी, वो भी सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए। जो किस्मत में होगा वही बर्दाश्त कर लूंगी, लेकिन अपनी औलाद को अपने हाथों कभी खत्म नहीं करूंगी। तुम्हारी माँ ने जिद की, इसी वजह से वो इस दुनिया से चली गई। उसने अभी बहुत कुछ देखना था। उसके साथ ऐसा पति था जो उससे बहुत ज्यादा मोहब्बत करता था, उस पर जान छिड़कता था। वो चाहती तो अपने पति के साथ एक हंसी खुशी जिंदगी गुजार सकती थी, उसकी मोहब्बत के साए में एक एक पल खुश रह सकती थी। वो उसके लिए कुछ भी कर सकता था, उनकी जिंदगी का हर दिन खूबसूरत हो सकता था। लेकिन तुम्हारी माँ बहुत ही अजीब औरत थी। वैसे वो बहुत अच्छी भी थी, इसमें तो कोई शक नहीं, लेकिन उसके अंदर पत्नी कम थी और एक माँ ज्यादा थी। इसलिए उसने सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचा, तुम्हें पैदा करने के लिए अपनी जान दे दी। और जब वो अपनी आखिरी सांसें ले रही थी तो उसने तुम्हारे बाबा से यही वादा लिया था कि वो तुमसे नफरत नहीं करेगा। मेरी दादी ने मुझे ये सब बताया था। मेरे बाबा मुझसे नफरत तो नहीं करते थे, लेकिन मोहब्बत भी नहीं करते थे। मुझे अब उनकी हरकत की आदत हो गई थी। फिर एक दिन वो मेरी दादी से कोई बात कर रहे थे। उनका कहना था कि अब मेरी शादी करा दी जाए। मेरी दादी का कहना था कि शादी कराने के लिए कोई अच्छा लड़का भी तो होना चाहिए, और फिर ये नए जमाने की लड़की है, हम ऐसे ही कोई लड़का तलाश करके इसकी शादी नहीं करवा सकते, इसकी मर्जी भी पूछनी पड़ेगी। मेरे बाबा मेरी शादी के लिए बहुत जिद कर रहे थे। वो कह रहे थे और कोई तरीका नहीं है इसको यहाँ से दूर रखने का, इसकी शादी करवा दे। वो मुझे क्यों इस घर से दूर रखना चाहते थे। मेरी दादी का कहना था कि कुछ नहीं होगा, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। उनका कहना था कि नहीं, कुछ नहीं हो सकता है, मेरी ये फिक्र बहुत बड़ी है, मैं नहीं चाहता कि कोई मुसीबत आ जाए। वैसे भी उसकी शादी की उम्र हो गई है, उसकी शादी हो जानी चाहिए, और हम कौन सा जबरदस्ती उसकी शादी करेंगे। आप उसको 2 से 4 रिश्ते दिखा दें, जो उसको पसंद आए उससे हम इसकी शादी करवा देंगे, लेकिन ये सब कुछ जल्दी होना चाहिए। मैं हैरान थी कि 11 साल के बाद मैं इस हवेली में वापस आई थी और बाबा मुझे फिर से यहाँ से निकालना चाहते थे। उनको मेरी शादी की इतनी जल्दी थी, जैसे अगर मेरी शादी नहीं हुई तो उन पर कोई मुसीबत आ जाएगी। मेरी दादी ने भी कह दिया कि मैं यही करूंगी, तुम फिक्र नहीं करो, मैं उसको समझा दूंगी। मुझे मेरी दादी को अपनी मोहब्बत के बारे में बता देना चाहिए था, लेकिन पहले मुझे उनसे ये भी पूछना था कि आखिर उन्हें इतनी जल्दी किस बात की थी, और बाबा अचानक से ही मेरी शादी करवाने के लिए इतने बेचैन क्यों हो गए थे। क्या वो मुझे इस हवेली में बर्दाश्त नहीं कर सकते? आखिर ऐसी भी क्या बात थी, इतना जानना तो मेरा हक था। मैंने अपनी दादी को सब बताने के बारे में सोच लिया, पर आज सुबह से मेरी दादी की तबीयत खराब थी, इसलिए सोचा कि आज बात नहीं करूंगी। मैं बाहर ही बैठी थी जब मुझे हमारी हवेली में काम करने वाली एक नौकरानी नजर आई। मैंने उसे दूर से देखा तो पहचान लिया, क्योंकि बचपन से ही मैं उसे जानती थी। वो भी मुझे देखकर बहुत खुश हुई। उसने कहा कि आप तो बहुत खूबसूरत और बड़ी हो गई है। वो मुझे बहुत गौर से देख रही थी। मैंने कहा कि अब आपने हवेली में काम करना क्यों छोड़ दिया है? तुम्हारे हाथ के खाने तो मुझे आज तक याद है, वो हवेली में खाना बनाया करती थी। मैंने कहा कि अभी भी तुम इतने ही मजेदार खाना बनाती हो? उसने कहा कि हाँ, अभी भी वही सब बनाती हूँ, लेकिन अब हवेली में काम करना छोड़ दिया है। मैंने कहा कि लेकिन काम करना क्यों छोड़ दिया? तुम्हें तो यहाँ पर बहुत इज्जत दी जाती थी और दादी भी तुम्हें अपनी बेटी की तरह रखती थी। उसने कहा कि आपकी दादी बहुत अच्छी है और इस हवेली को मैंने हमेशा अपना घर ही समझा, लेकिन अब यह हवेली सुरक्षित नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पर काम करना छोड़ दिया है। मैंने कहा कि क्या मतलब ये सुरक्षित नहीं है? उसकी शक्ल देखकर साफ पता चल रहा था कि वो ये बोलना नहीं चाहती थी, लेकिन उसके मुंह से निकल गया। उसने कहा कि मेरी शादी हो गई है, बच्चे हैं मेरे, उनके साथ बिजी रहती हूँ, और मेरा पति काम करता है, वो मुझे कोई काम नहीं करने देता, इसलिए अब मैं कहीं भी काम नहीं करती। उसने फौरन बात बदल दी और मुझे कहा कि अपना बहुत ख्याल रखना, और वहां से चली गई। मुझे इसकी हरकतें कुछ समझ नहीं आई। वो बहुत ज्यादा घबराई हुई थी और अच्छे से बात नहीं कर रही थी। न जाने उसे क्या हो गया था। मुझे सुनील बार बार मैसेज कर रहा था, क्योंकि मैंने उसको बता दिया था कि मेरे घर में मेरी शादी की बात हो रही है, लेकिन मैंने उसे ये भी कहा था कि मैं अपनी दादी से बात करूंगी, उनको शादी कराने की इतनी जल्दी है कि वो मेरी शादी तुमसे करवा देंगी। वो तो बहुत ही ज्यादा और अमीर खानदान से था और उसे शादी से कोई मसला नहीं था। उसने घर में मेरी बात भी की हुई थी और उसकी माँ से भी मेरी बात होती रहती थी। उसने कहा कि बस तुम हाँ बोलो और हमें शादी का इशारा करो तो हम बारात लेकर आ जाएंगे, यानी हमारी मोहब्बत की राह में कोई भी रुकावट नहीं थी।
मैंने कहा कि मेरी दादी की तबीयत खराब है, उनकी तबीयत ठीक होती है तो मैं उनसे बात करती हूँ, लेकिन उनको सुकून नहीं आ रहा था। फिर रात हुई तो मेरी दादी की तबीयत खराब थी, लेकिन आज भी वो दूध बनाना नहीं भूली और हमेशा की तरह उन्होंने दूध में कोई चीज मिलाई। मुझे रात को बहुत गहरी नींद आती थी। मुझे पता ही नहीं चलता था कि मैं कब सोई और कब जागी। मुझे क्या ख्वाब आया, मुझे कुछ याद नहीं रहता था। ऐसा लगता था कि जैसे मैं बेहोश हो जाती थी। एक दिन सुबह जागी तो सामने का मंजर देखकर हैरान रह गई। हवेली के मैन हॉल में कुछ सामान टूटा फूटा पड़ा था और खिड़की भी टूटी हुई थी, जैसे किसी ने कोई भारी चीज उठाकर खिड़की पर मारी थी। मैं हैरान रह गई। मैंने कहा कि ये सब क्या है। मेरी दादी ने कहा कि रात को हवेली में कोई चोर घुस आया था और चोरी करने की कोशिश कर रहा था, इसलिए उसने ये सब कुछ किया है, लेकिन उसे पकड़ लिया। वो यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था। मुझे ये बात काफी अजीब लगी कि हमारे घर में ऐसे चोर आ सकते हैं और इतनी आसानी से अंदर घुस आए। मैंने कहा कि मुझे क्यों नहीं जगाया, मुझे क्यों नहीं बताया। मेरी दादी ने कहा कि इतनी बड़ी बात नहीं थी, तुम सुकून से सो रही थी, इसलिए तुम्हें नहीं बताया, जबकि बात तो काफी बड़ी थी। वो चोर को चोर भी तो कर सकते थे, हम सबको बंदी भी बना सकते थे, लेकिन ये लोग इस बात से कोई इतना ज्यादा डरे हुए भी नहीं थे। और मैं इस बात पर हैरान थी कि चोर घर में आया, खिड़कियां टूटी है, सामान टूटा तो कोई शोर शराबा भी हुआ होगा, लेकिन मेरी आंख क्यों नहीं खुली। ऐसा भी क्या मिलाती थी दादी दूध में कि मैं इस तरह सो जाया करती थी। ये जानने के लिए तो मैं बेचैन थी, लेकिन अभी मुझे दादी से सुनील के बारे में बात करनी थी, इसलिए मैंने उनको कहा कि आपसे जरूरी बात करनी है। मैंने उनको सामने बैठाया और कहा कि मुझे पता है कि आप मेरी शादी करना चाहती है। उन्होंने कहा कि तुम्हें कैसे पता। मैंने कहा कि मैंने आपकी बातें सुन ली थी। इस बात पर दादी परेशान सी हो गई। मैंने कहा कि सारी बातें नहीं सुनी थी, बस यही बातें सुनी थी कि आप मेरी शादी करना चाहते हैं, इसलिए आपको बताना चाहती हूँ कि मैं किसी को पसंद करती हूँ। मेरी दादी हैरान हो गई। उन्होंने कहा कि कौन है, कैसा है। मैंने उनको बताया कि वो लोग बहुत अच्छे हैं, खानदानी हैं, सब कुछ ठीक है। मेरी दादी संतुष्ट हो गई। उन्होंने कहा कि लड़का तो अच्छा लग रहा है और खानदान भी। मैंने उनको सुनील की तस्वीर भी दिखाई तो दादी ने कहा कि लड़का भी खूबसूरत है, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं तुम्हारे बाबा से बात करके इसी लड़के के साथ तुम्हारी शादी करवाऊंगी। मैंने दादी से कहा कि मैं शादी नहीं करना चाहती, लेकिन आप लोगों को भी जल्दी है और उस लड़के को भी। मेरी दादी ने कहा कि शादी जल्दी हो जाए तो अच्छा है, तुम अपने घर की हो जाओगी। इस हवेली में क्या रखा है, यहाँ पर क्या करोगी। मैंने कहा कि आप कैसी बातें करती हैं, यहाँ मेरी फैमिली रहती है, आप रहती हैं, बाबा रहते हैं, मैं इस हवेली को अपना घर समझती हूँ। मेरी दादी ने कहा बेटी का घर वही होता है जहाँ उसका पति रहता है। दादी ने कह दिया था कि वो बाबा से बात करेगी और उसके बाद मैं लड़के के खानदान को कह दूंगी कि वो यहाँ पर आ जाए, ताकि वो लोग हमें देख ले और हम उनको देख ले और फिर शादी और रिश्ते की बात हो जाए। क्योंकि अगर तुम दोनों राजी हो तो हमें कोई मसला नहीं है, अगर तुम्हारी खुशी है तो हमें वैसे भी कोई मसला नहीं हो सकता। मैंने भी कह दिया ठीक है और सुनील को भी तसल्ली दे दी। वो बहुत ज्यादा खुश था, लेकिन रात को कुछ बहुत अजीब हुआ। मेरी दादी की तबीयत अचानक खराब हो गई। डॉक्टर को बुला लिया गया और डॉक्टर ने कहा कि ये अपनी आखिरी सांसें ले रही है। मैं हैरान हो गई। उन्होंने कहा कि ये तो काफी सालों से बीमार थी, लेकिन आपको नहीं बताया था। वो मेरा हाथ नहीं छोड़ रही थी। डॉक्टर ने कहा कि वो कुछ नहीं कर सकता। फिर दादी ने एक बात कही जो उनकी आखिरी वसीयत बन गई। मेरी दादी ने मुझे कहा कि मेरी प्यारी बेटी, मेरी एक बात गौर से सुनो। मैं चाहती थी कि जल्द से जल्द तुम इस हवेली से चली जाओ, लेकिन अब ये मुमकिन नहीं होगा क्योंकि मैं यहाँ से जा रही हूँ। मैं तुम्हारा ख्याल रखने के लिए यहाँ पर नहीं रहूंगी, तुम्हें अपना ख्याल खुद रखना पड़ेगा। मैंने कहा कि किस बात का ख्याल रखना। मेरी दादी ने कहा कि बस तुम यूं समझो कि तुम इस हवेली के अंदर सुरक्षित नहीं हो और चाहे कुछ भी हो जाए, रात के टाइम अपने बाबा के कमरे में न जाना। मैं सुनकर हैरान हुई कि ऐसी भी क्या बात है। मेरी दादी ने फिर से ये बात दोहराई और उसके बाद उनकी तबीयत खराब होने लगी। डॉक्टर अंदर आ गया, मुझे बाहर निकाल दिया गया, उनको अस्पताल ले गए, लेकिन वो इस दुनिया से चली गई। उनके दुख में मैं बहुत ज्यादा परेशान थी। मेरे लिए तो ये ऐसा था कि जैसे मेरी माँ इस दुनिया से चली गई है। सुनील भी गांव आ गया क्योंकि वो मुझे तसल्ली देना चाहता था। वो इसी गांव में रह रहा था, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं था कि ये वही लड़का है जिसको मैं पसंद करती हूँ और वो इसी गांव में है। उस वक्त मुझे बहुत तसल्ली दी और कहा कि सब ठीक हो जाएगा। मेरे बाबा भी खामोश थे, बिल्कुल ऐसे जैसे वो मेरी माँ की मृत्यु पर खामोश खड़े थे। सारा गांव कह रहा था कि ये व्यक्ति बहुत पत्थर दिल है। एक आंसू भी नहीं बहाया अपनी पत्नी के लिए और ना अपनी माँ के लिए, लेकिन उनको देखकर ऐसा जरूर लग रहा था कि वो बहुत परेशान है।
2-4 दिन गुजर गए। मैंने सुनील से कहा कि ये बात पता करो कि मेरी दादी दूध में क्या मिलाया करती थी, क्योंकि मुझे मेरी दादी के कमरे से गोलियों का पत्ता मिला था जो उनकी दवाई नहीं थी, पर यह उनके तकिए के नीचे पड़ा था और मैंने देखा कि ये वही चीज है जो मेरी दादी दूध में मिलाया करती थी। सुनील ने पता करवाया और फिर उसने मुझे मैसेज पर बताया तो मैं हैरान रह गई। उसने कहा कि ये तो बेहोशी की दवाई है जो किसी इंसान को बेहोश करने के लिए दी जाती है, लेकिन मेरी दादी मुझे बेहोश क्यों करना चाहती थी? और मैं तो वाकई बेहोश हो जाती थी, क्योंकि अब मैं वो दूध नहीं पीती थी तो मुझे नींद भी नहीं आती थी, लेकिन उस दूध को पीने से मैं ऐसी बेहोश होती थी कि मुझे पता ही नहीं चलता था कि मैं कहाँ हूँ। सुनील भी सोच रहा था कि वो तुमसे इतनी मोहब्बत करती थी, फिर भी तुम्हारे साथ ये सब कुछ क्यों कर रही थी? मैंने कहा कि मुझे नहीं पता। दिन गुजरने लगे। मैंने कहा कि मुझे अपने बाबा से बात करनी है। वाकई अब मेरा इस घर में रहना मुश्किल हो गया था, तो मुझे दादी की बहुत याद आती थी। मैं शादी करके सुनील के साथ जाना चाहती थी। मुझे वाकई ऐसा लगता था कि मेरा कोई नहीं है। शायद मेरी दादी ठीक कहती थी, यहाँ मेरा कोई नहीं था। मेरे बाबा भी मेरे अपने नहीं थे, पर उनसे बात तो करनी थी, क्योंकि उनके बिना मेरी शादी नहीं हो सकती थी। मेरी सुनील से बात हो रही थी। जब हमारा एक दूसरे से मिलने का दिल करता था तो वो हवेली आ जाया करता था। वो भी यही कह रहा था कि मेरा तुमसे मिलने का दिल कर रहा है, लेकिन मैंने उसे कहा कि अब बहुत रात हो गई है, इसलिए तुम नहीं आना। उसने कहा कि मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा, तुम खिड़की से मुझे देख लेना, मुझे तसल्ली हो जाएगी कि तुम ठीक हो। मैंने उसे कहा कि तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है। वो वाकई बहुत अच्छा इंसान था, मुझसे बहुत मोहब्बत करता था। मैं दादी को उससे मिलवाना चाहती थी, लेकिन ये भी मुमकिन नहीं हो सका। मुझे दादी की बहुत याद आ रही थी। मैंने सोच लिया कि मैं आज बाबा से बात करूंगी और मैं उनके कमरे की तरफ जा रही थी, लेकिन मुझे दादी ने कहा था कि रात होते ही कभी भी अपने बाबा के कमरे में न जाना। लेकिन मैंने उस बात को भुला दिया, क्योंकि मुझे उनकी ये बात समझ नहीं आई थी। उन्होंने मुझे ये तो कह दिया था कि कमरे में न जाना, पर यह नहीं बताया था कि क्यों नहीं जाना। उन्होंने ऐसा क्यों कहा था? डॉक्टर का कहना था कि आखिरी वक्त में वो अपने होश में नहीं थी और अजीब अजीब किस्म की बातें कर रही थी, क्योंकि जब इंसान मरने लगता है तो हमेशा वही बात करता है जो सबसे ज्यादा अहम होती है। लेकिन अगर उसके दिमाग पर उसकी बीमारी सवार हो जाए तो वो ऐसी बातें भी कर सकता है। इसलिए मैंने उस बात पर ज्यादा गौर ही नहीं की। मुझे तो याद भी नहीं था कि मैं आखिरी दफा बाबा के कमरे में कब गई थी। शायद बचपन में भी नहीं, क्योंकि वो मुझे कभी अपने कमरे में लेकर ही नहीं गए, कभी मुझसे प्यार ही नहीं किया। मुझे याद है कि कमरे में मेरी माँ की एक तस्वीर भी लगी हुई थी, जिसमें वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी, लेकिन उस तस्वीर को देखे भी काफी समय हो गया था। अभी इतनी रात नहीं हुई थी। मुझे पता था कि बाबा जाग रहे होंगे, क्योंकि अभी तो रात के 8 भी नहीं बजे थे। लेकिन इस घर में था ही कौन? हर तरफ सन्नाटा और खामोशी थी। नौकर भी छुट्टी करके चले जाया करते थे, और जो यहाँ पर रहते थे वो अपने क्वार्टर में चले जाते थे। पहले दादी थी, लेकिन अब दादी भी नहीं थी। मैं अपने कमरे में अकेली बैठी थी, तो मैंने सोचा कि बाबा के कमरे में जाकर उनसे बात कर लूंगी, क्योंकि दादी को बाबा को कुछ बताने का मौका ही नहीं मिला था। मुझे यकीन था कि जिस तरह बाबा को शादी की इतनी जल्दी थी, वो फौरन ही हाँ कर देंगे। मैं उनके कमरे में पहुंची और ये देखकर हैरान रह गई। मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं था कि मुझे ये सब कुछ देखने को मिलेगा। दादी की बात याद आई कि रात होते ही अपने बाबा के कमरे में ना जाना। आज पता चला कि अपनी आखिरी सांसें लेते हुए भी दादी ने ऐसी बात क्यों की थी। अब मुझे उस नौकरानी की बात भी याद आई कि अब ये हवेली सुरक्षित नहीं है, और बाबा की बात भी याद आ गई कि उसको जल्दी घर से निकाल दे, ये जगह सुरक्षित नहीं है। और ये भी पता चल गया कि मेरी दादी मुझे रोज रात को बेहोश क्यों किया करती थी। और इस बात का भी यकीन हो गया कि उस दिन हमारे घर में कोई चोर नहीं आया था, क्योंकि सामने खड़ा व्यक्ति मेरे बाबा जरूर थे, लेकिन मेरे बाबा जैसे नहीं थे। इस कमरे की कोई भी चीज सलामत नहीं थी। मेरी माँ की तस्वीर पर भी किसी ने नाखून मारे हुए थे। मेरे बाबा अजीब सी हालत में खड़े थे। ऐसा लगता था कि उनको कोई दौरा पड़ गया है। उन्होंने अपने आप के साथ भी कोई जुल्म किया हुआ था और अपने आप को भी तकलीफ पहुंचाई हुई थी। वो किसी जानवर की तरह लग रहे थे। जब मैं कमरे के अंदर पहुंची तो वो मेरी तरफ पलटे, मुझे ऐसी नजरों से देखने लगे जैसे अभी मुझ पर हमला कर देंगे। पहले मैंने कहा, बाबा ये सब कुछ क्या है? क्या कर रहे हो? क्या हो रहा है यहाँ पर? जब उनकी शक्ल देखी तो हैरान रह गई। उनकी शक्ल तो बिल्कुल बदल चुकी थी। वो अजीब तरह से गहरी सांसें ले रहे थे। उनकी आंखों में खून उतर आया था और उनके हाथों को देखकर ऐसा लगता था कि वो किसी को मारने के लिए बेचैन है। शायद उनको कोई बीमारी थी जिसमें उनकी हालत ऐसी हो गई थी। मेरे बाबा ने कहा कि तुम ही हो ना वो जिसकी वजह से मेरी पत्नी इस दुनिया से चली गई। आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा।
तुम्हारी वजह से मेरी पत्नी इस दुनिया से चली गई। वो अचानक से मेरी तरफ ऐसे बढ़े कि मुझ पर हमला कर देंगे। मैंने जोर से चीख मारी। उन्होंने मुझे पकड़ लिया और मुझे पकड़कर दूर फेंक दिया, लेकिन किसी ने मुझे थाम लिया। वो कोई और नहीं, सुनील था, जो मेरे मना करने के बावजूद भी मुझसे मिलने के लिए चला आया। शायद मेरे चीखने की आवाज सुनकर वो यहाँ तक आ गया। उसने मुझे मेरे बाबा से बचा लिया और दरवाजे को बाहर से लॉक कर दिया। हम दोनों हैरान रह गए। सुबह हुई तो सब बात पता चली। जब हम अपने खानदानी वकील के पास गए, उन्होंने सब कुछ बताया। उन्होंने कहा कि आपके बाबा को एक ऐसी बीमारी है जिसमें रात होते ही उनके ऊपर एक अजीब तरह का इंसान हावी हो जाता है, और उस इंसान के लिए सबसे बड़ी दुश्मन तुम हो, क्योंकि तुम्हारी वजह से उनकी जिंदगी की सबसे अहम औरत उसकी पत्नी नहीं रही। इसलिए ही तो तुम्हारी दादी ने तुम्हें घर से दूर रखा, और यूं ही वो रात को तुम्हें बेहोश कर दिया करती थी, क्योंकि तुम्हारा बाप रात को चीखता चिल्लाता था। इसलिए वो तुम्हारी शादी करवाना चाहती थी। तुम्हारे बाबा का इलाज कर रहे हैं, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। उनको खुद भी अपनी बीमारी के बारे में पता है। मेरे बाबा बहुत शर्मिंदा थे, मेरे सामने भी नहीं आना चाहते थे। उन्होंने कहा कि वो अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। आज भी इलाज जारी है, लेकिन कोई असर नहीं हो रहा। मेरी शादी सुनील के साथ करवा दी गई और मुझे विदा कर दिया गया, लेकिन मैं बाद में डॉक्टर साहब से पूछती रहती थी। उनका कहना था कि अब उनकी हालत पहले से बेहतर हो रही है, क्योंकि तुम इस घर से हमेशा के लिए चली गई हो। मैं यही कहूंगी कि मैं एक बदनसीब बेटी थी, जो अपने बाबा की बीमारी की वजह बन गई, अपनी माँ की मृत्यु की वजह बन गई, और अपने बाबा के साथ रह भी नहीं सकती थी। और मुझको मेरा अपना ही बाप जान से मार देना चाहता था। लेकिन एक खुशकिस्मत औरत भी थी, जिसको मोहब्बत करने वाला पति मिला, और आज भी मैं उसके साथ खुश हूं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।